हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमारे पास 11th क्लास फिजिक्स का जो पार्ट 2 है फिजिक्स का, ओके, पार्ट 2 दैट मीन्स फिजिक्स की हम सेकेंड बुक जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और ऐसा मत सोचिएगा कि फर्स्ट बुक जो है वो मैंने छोड़ दी है। उस बुक के भी जो चैप्टर्स हैं मैं आपको अपलोड करती रहूंगी ताकि आपको सिलेबस जो है वो टाइम से भी आपका हो जाए। ठीक है, तो हम इसको भी ले लेते हैं साथ साथ में। अब कॉन्सेप्ट ये है हमारे पास कि जो चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ पर वो सबसे पहले किससे होता है। ओके, फिजिक्स के अंदर पार्ट 2 के अंदर हमारे पास जो चैप्टर है यहाँ पे दैट इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर 8 हमारे पास फर्स्ट बुक में है और यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है। सो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को जब हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे क्या कि सॉलिड क्या होता है। ओके, सॉलिड हमारे पास जो भी मैटर होता है उसकी 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैसेस होता है, जो बेसिकली हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं। तो जिसमें हम सॉलिड स्टेट में हम क्या पढ़ते हैं, हम इसमें ये पढ़ते हैं कि जो भी हमारे पास सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, मॉलिक्यूल्स यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि ये आपके पास क्या है, एक सॉलिड जो स्टेट में एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में क्या होता है, जो भी स्पेस होता है ना वो कैसा होता है, फिक्स होता है। ओके, कांस्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि ये कहीं हिलते रहते हैं। जिस पोजीशन में ये हैं ऑलवेज ये इसी पोजीशन में यहाँ पर क्या रहते हैं, रहते हैं। तो जब यहाँ पर ये सेम पोजीशन में रहते हैं दैट मीन्स जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग है वो भी काफी स्ट्रांग होती है। तो इस टाइप की जो आपके पास ऑब्जेक्ट होती है उसको आप क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। ठीक है, मतलब कहते हैं ना सॉलिड बॉडी, गाना सुना है ना। तो अब उसमें क्या मीनिंग हुआ कि अब हम सॉलिड में क्या लेते हैं। अब देखा आपने कि जो भी आपके पास यहाँ पर सॉलिड ऑब्जेक्ट है इनमें स्पेस, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वो कैसा है, एकदम फिक्स है, हिल नहीं सकता ना। अगर मान लीजिए आपने इस पर कोई फोर्स लगाया, ठीक है, तो फोर्स लगाने पर भी क्या इसकी बॉडी में चेंज आएगा। लाइक ये मेरे पास यहाँ पे अगर ये बोर्ड है तो मैं इस बोर्ड पर क्या कर रही हूँ, फोर्स लगा रही हूँ। ओके, ऐसे फोर्स लगा रही हूँ। फिलहाल ये तो यहाँ पे क्या है, फिक्स है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है, ना तो शेप चेंज होती है ना उसका साइज चेंज होता है। यहाँ तक कि हम ये कहते हैं कि उनके बीच का जो उनके जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच का जो स्पेस है वो भी कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इस टाइप की जो आपके पास ऑब्जेक्ट होती है आप उसे क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी। क्या आपके पास जो भी हम डेली लाइफ में देखते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, क्या रिजिड बॉडी 100% रिजिड बॉडी हमें मिली है? आइडियली इस तरह की आपके पास कोई भी नहीं होती है। मतलब आइडियली अगर आप बात करें तो 100% कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रिजिड नहीं है। लेकिन अब आता है आपके पास कॉन्सेप्ट क्या, कि क्या आपके पास कुछ ऐसे भी मटेरियल या कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जिन पे आप फोर्स लगाएं तो वो चेंज हो जाए, मतलब उनका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज हो जाए। रिजिड बॉडी की आपने बात की तो उनका तो चेंज नहीं होता, लेकिन क्या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट पॉसिबल है जिनमें फोर्स लगाने के बाद उनकी जो पोजीशन है, लाइक उनकी लेंथ चेंज हो जाए या उनका साइज चेंज हो जाए या उनका शेप चेंज हो जाए? पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ओके, तो जब हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, ओके, और फोर्स लगाने से अगर उसके कॉन्फ़िगरेशन में, साइज में या शेप में या उसके वॉल्यूम में चेंज हो जाता है तो इस टाइप के फोर्स को हम क्या कहते हैं, डीफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास किसका हुआ, रिजिड बॉडी का। ठीक है, तो रिजिड बॉडी के बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर किसको ले रहे हैं, डीफॉर्मिंग फोर्स। तो डीफॉर्मिंग फोर्स क्या हुआ, the force due to which a body changes its configuration, that is size, shape और volume। तो इस टाइप का जो भी फोर्स होता है आप उसको क्या कहेंगे, डीफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। ओके, यानी कि आप उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो, यहाँ पे डिफॉर्म कर रहे हो। तो वो ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो जाएगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अगर हो जाएगा तो क्या होगा और नहीं होगा तो क्या होगा। चलो मान लिया क्या कि हमने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है, जैसे कि स्प्रिंग होती है, आपको पता है ना, स्प्रिंग आपने देखा है डेली लाइफ में। आप स्प्रिंग पर फोर्स लगाओ तो फोर्स लगाने से क्या होता है, वो ऐसे मतलब जितना आपने फोर्स लगाया इतनी ही उसकी जो साइज है, मतलब लेंथ है, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है ना,
कम हो जाती है। लेकिन जब हम वो फोर्स हटाते हैं, मतलब जो भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपने उस फोर्स को वहां से रिमूव कर दिया तो फिर क्या होता है, स्प्रिंग जो है वो अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में, ओरिजिनल पोजीशन में क्या हो जाती है, रिटर्न हो जाती है, मतलब वापस आ जाती है। तो कुछ आपके पास ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं, कैसे कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर आपने लगाया, उन्होंने अपनी जो भी शेप है वो चेंज की, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया, लेकिन हटाने पर क्या करते हैं, अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में वापस आ जाते हैं। ठीक है, जैसे थे वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते हैं और वो अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में वापस आ जाते हैं, उनकी इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो किसका हो गया है, इलास्टिसिटी का। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, सबसे पहले रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी दैट मीन्स नो चेंज इन शेप, साइज, ओके, और वॉल्यूम। दैट मीन्स द स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स रिमेन्स सेम। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, रिजिड बॉडी। अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटा भी लो तो भी आपकी अगर वो जो शेप चेंज नहीं होती है, मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स लगा भी लो तो भी चेंज नहीं हो रही है, तो ये हमारी कौन सी हो गई है, रिजिड बॉडी। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स इज द फोर्स ड्यू टू विच ए बॉडी चेंजेस इट्स कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अगर किसी बॉडी के शेप, साइज और उसकी वॉल्यूम में चेंज आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, जिस फोर्स की वजह से आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, थर्ड हमने क्या पढ़ा कि भैया हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज भी आ गया, बट नाउ वी आर रिमूविंग दिस फोर्स, हम उस फोर्स को हटा रहे हैं। तो अगर आप उसको हटा रहे हो तो अगर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में वापस आ जाता है, ठीक है, ओरिजिनल सिचुएशन में, ओरिजिनल जो भी उसकी पोजीशन है उसमें वो वापस आ जाता है, तो उस टाइप की प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी कहलाती है। अब जरूरी नहीं कि हर तरह का ऑब्जेक्ट उसके अंदर आ भी जाए, कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं भी आ सकते। ठीक है, अगर नहीं आएंगे या आएंगे तो इलास्टिसिटी के बेस पर हम उनको क्या बोल सकते हैं, टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो भी हमारे पास यहाँ पे मटेरियल यानी कि ऑब्जेक्ट होता है। एक तो होता है इलास्टिक बॉडी, ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे किसमें, प्लास्टिक बॉडी। सो इलास्टिक बॉडी तो आपके पास कौन सी होती है, व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिमूव्ड, जब आप उनको हटा लेते हैं, देन द बॉडी regains its original situation. Okay, regains its original situation, that is it may be size, it may be length, okay, it may be volume or it may be shape. तो इस टाइप का जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट होता है वो आपके लिए क्या कहलाता है, इलास्टिक बॉडी कहलाता है। ठीक है, सो इलास्टिक बॉडी आपके पास क्या होती है, द बॉडी विच रिगेन its original condition after removal of deforming force. आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। और अगर आप बात करें प्लास्टिक बॉडी, तो प्लास्टिक बॉडी में क्या होगा कि जो बॉडी डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद अपनी ओरिजिनल सिचुएशन को दोबारा से गेन नहीं करती है, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं करती है, तो उस टाइप की आपके लिए हो जाएगी प्लास्टिक बॉडी हो जाएगी। ओके, द बॉडी विच डजंट रिगेन its original situation after removal of deforming force। बच्चा ये हमारे पास ना, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे इलास्टिसिटी के लिए है बेसिकली, ठीक है। जो भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे वो इलास्टिसिटी की करेंगे, यानी कि उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो वापस आती है या नहीं आती, उससे रिलेटेड ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जिनको हम अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं
जब ये टर्म्स क्लियर हो जाएंगी तो हमारा जो चैप्टर है वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब जैसे हमने बोला इलास्टिक बॉडी का मतलब है कि आपने फोर्स हटाया और वो दोबारा से आपकी उसी पोजीशन में आ जाती है। तो बच्चों आइडियली इस तरह की कोई भी ऑब्जेक्ट होती नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज सब में आता है। तो 100% ना तो आपके पास कोई इलास्टिक बॉडी हो सकती है, सिमिलरली 100% ही आपके पास ना ही क्या हो सकता है, प्लास्टिक बॉडी हो सकता है। ठीक है, ये आपके पास आइडियल है। जैसे हमने प्लास्टिक बॉडी की बात की तो जैसे पैराफिन वैक्स होता है ना, मोम का टुकड़ा होता है, जैसे मोमबत्ती होती है, कैंडल होती है, आप उसको जलाओ, ठीक है, आपने उसको जला दिया या फिर आप उसको क्या करो, प्रेस करो। तो प्रेस करने के बाद क्या वो अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में आ जाएगी, जैसे भी वो जिस भी शेप में थी क्या वो आ जाएगी। जब आपने उसको प्रेस कर दिया या दबा दिया हो तो इट मीन जब भी आपने फोर्स लगाया तो उसने अपनी जो सिचुएशन है वो चेंज की और फिर उसके बाद फोर्स हटाने के बाद वो नहीं आई, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगी, प्लास्टिक बॉडी कहलाएगी। ठीक है, प्लास्टिक बॉडी के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो पैराफिन वैक्स जो है वो इसमें आती है। ठीक है, जैसे पैराफिन वैक्स इसका एग्जाम्पल है, ऐसे ही इसके एग्जाम्पल के अगर आप बात करते हैं तो आइडियलिस्टिक में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत 1-2% चेंज आता ही आता है। लेकिन फिर भी हम किस किस को जो है कंसीडर करते हैं इलास्टिक बॉडी में, आइवरी का मतलब होता है हाथी दांत। ठीक है, हाथी दांत, उनमें चेंज नहीं आता है। या फिर जो एक ग्लास का एक टाइप होता है हमारे पास क्वार्ट्ज, इसमें भी क्या होता है, मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद भी वो अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में वापस आ जाता है। तो ये आपके पास इलास्टिक बॉडी है, बट दे आर नॉट 100%। तो यहाँ पे आपके पास ये कॉन्सेप्ट तो डन हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आता है कि भैया यहाँ पर आप जो भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो ना, वो कितना लगाओगे। ठीक है, कितना लगाओगे। मान लीजिए कि आपने किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, उसने अपनी शेप चेंज कर दी, अब आपने फोर्स हटाया। ठीक है, तो फोर्स हटाने के बाद क्या कर रही है, वो अपनी सिचुएशन में वापस आ रही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक तो आपका फोर्स इतना है, लेकिन अगर आप अपने फोर्स की वैल्यू इंक्रीज कर दो, ठीक है, कब तक इंक्रीज करोगे, जब तक कि वो अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में ना आए। कब तक चेंज करोगे, तो आप उसे इतना चेंज करोगे भैया कि मैक्सिमम लिमिट ऐसी होनी चाहिए आपकी कि मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में पहले 1 न्यूटन लगाया। ठीक है, 1 न्यूटन लगाने पर भी आपकी बॉडी जो है वापस आ गई। ठीक है, और उसके बाद आपने F2 लिया, मान लीजिए 2 न्यूटन, तो 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने के बाद भी जो भी ऑब्जेक्ट है उसने अपनी ओरिजिनल सिचुएशन ले ली। फिर आता है, मान लीजिए आपने कहा जी F3 लगा दिया मैंने, कितना, 10 न्यूटन लगा दिया। तो 10 न्यूटन लगाने पर भी क्या होता है कि बॉडी ने, जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसने अपनी ओरिजिनल सिचुएशन है वो क्या कर ली है, रिगेन कर लिया है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट फोर्स जो है वो यहाँ पर कितना लगा रहे हो, 10.1 न्यूटन लगा रहे हो, सपोज करो 10.1 न्यूटन, और अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिनल सिचुएशन को गेन नहीं करता है, नहीं कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स है ना, F3, यानी कि 10 न्यूटन जो है हमारे पास लिमिट हो चुकी है। हम मैक्सिमम इतना ही फोर्स लगा सकते हैं जिससे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रहे, इलास्टिसिटी के अंदर रहे, यानी कि वो अपनी ओरिजिनल सिचुएशन को रिगेन कर ले। तो इस टाइप का ये जो भी हमारे पास मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स होता है, इसको हम यहाँ पर कहते हैं इलास्टिक लिमिट। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट है इलास्टिक लिमिट का, या फिर हम इसको बोलेंगे लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, तो क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन, बताइए, सोचिए क्या है इसका कॉन्सेप्ट। इसका कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू विच द बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल सिचुएशन। डन। सो आप यहां पर लिखेंगे दिस इज द मैक्सिमम deforming force. This is the maximum deforming force up to which body regains its original condition. तो जो भी आपका मैक्सिमम फोर्स होगा वो आपका यहाँ पे क्या कहलाएगा, डिफॉर्मिंग फोर्स जो है वो यहाँ पे क्या कहलाएगा, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब इतना फोर्स लगा तो इससे अंडर में तो आपकी ऑब्जेक्ट कैसी रहेगी, इलास्टिसिटी में रहेगी, अदरवाइज वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं सपोज करूं कि ये जो भी फोर्स है, इफ द फोर्स इज डिनोटेड बाय Fe,
इफ द फोर्स इज डिनोटेड बाय Fe, अगर फोर्स आपका Fe है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आपका फोर्स Fe है या फिर उससे कम है, ओके, F इज लेस देन और इक्वल टू Fe, तो उस कंडीशन में हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो कैसा रहेगा, इलास्टिक रहेगा, ठीक है। एंड वेन एवर इट इज इंक्रीजिंग, और जब ये Fe से ज्यादा हो जाता है तो फिर वो क्या हो जाता है, प्लास्टिक हो जाता है। तो ये आपके लिए क्या कहलाएगी, Fe, दिस इज द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास ये कुछ टर्म्स हो जाती हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लेकर आते हैं नेक्स्ट टर्म हमारी इलास्टिसिटी से रिलेटेड। इलास्टिसिटी से रिलेटेड इन टर्म्स के बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज इलास्टिक फैटिग। इलास्टिक फैटिग क्या होता है, अगर मैं आपको इसे जनरल एक एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो क्या होता है कि कई बार ना हम फ्रेंड्स आपस में बैठे रहते हैं, तो एक फ्रेंड क्या करता है कि थोड़ा सा जैसे परेशान किया तो उसने कहा क्या है, फिर दूसरे ने फिर थोड़ी देर बाद फिर उसे परेशान किया, फिर उसने कहा क्या है, क्यों परेशान कर रहे हो, फिर मतलब एक मजाक करने वाली बात है कि अगर दो फ्रेंड आपस में बैठे हैं, अब मान लीजिए वो उसे बार बार परेशान कर रहा है, तो फिर जो सेकंड पर्सन है वो क्या बोलेगा, झल्ला के उठेगा, या तो उसे फोड़ेगा ढंग से, ठीक है, या फिर क्या करेगा कि वहां से मतलब अच्छे से बजा के उसकी चला जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ, तो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि आपने अपने फ्रेंड पर क्या किया था, बार बार क्या किया था, थोड़ा थोड़ा उसको परेशान किया, क्लियर। और जब थोड़ा थोड़ा परेशान किया, इसका मतलब ये हुआ कि आपने उस पर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा क्या किया, फोर्स लगाया, ठीक है। अब जैसे आपने उस पर फोर्स लगाया, आपने देखा कि वो क्या करता है, थोड़ी देर के लिए झल्लाता है, ठीक है, फिर दोबारा से अपना काम आराम से कर लेता है, यानी कि वो अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में वापस आ गया, यानी कि इलास्टिसिटी फुलफिल। फिर आपने उसके बाद फिर थोड़ा सा फोर्स और लगाया, फिर क्या हुआ, उसने फिर थोड़ा सा झल्लाया और वो वापस आ गया, मतलब अपना काम कर रहा है आसानी से, तो कंप्लीट हो गया। लेकिन जब हम उस पर बार बार फोर्स लगाते जा रहे हैं, मतलब हम उसे बार बार परेशान कर रहे हैं, तो क्या हुआ, वो झल्लाया और झल्ला के उसका दिमाग खराब हुआ, टेम्पर उसका हाई हो गया, या तो वो हमें तंग करेगा या फिर वो खुद पटपट करता हुआ चला जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट यही हुआ ना। तो सेम जो है हमारे पास किस में होता है, मटेरियल के साथ भी होता है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्या करते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स जो अप्लाई करते हैं वो बार बार अगर अप्लाई करें, दैट मीन्स रिपीटेड एप्लीकेशन हियर, ओके। तो बार बार अप्लाई करने पे क्या होता है, वो जो ऑब्जेक्ट है, जो इलास्टिसिटी जो पहले ले भी रहा था, यानी कि वो अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में पहले वापस आ भी रहा था, बार बार फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या करता है, वो वापस नहीं आ पाता है, यानी कि उसमें डिफॉर्मेशन हो जाता है। भैया संगत का तो असर होता ही है ना। बार बार अगर आप किसी को तंग करोगे तो जरूरी थोड़ी है वो जैसा है वैसा ही बना रहेगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर हमारी इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, लूज हो जाती है ना, पीछे रह जाती है। तो इलास्टिसिटी के लूज होने का ये जो प्रोसेस है या फिर ये जो फिनोमिना है, इसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक फैटिग, ओके। सो इलास्टिक फैटिग की डेफिनेशन आपके पास क्या होगी, ड्यू टू रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ deforming force, due to repeated application of deforming force on a body, it loses its elasticity. It loses its elasticity, and this is known as elastic fatigue. यानी कि अगर हम किसी को बार बार परेशान करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो चुपचाप बैठे रहेगा, ओके। वो हमें जवाब भी दे सकता है, यानी कि उसका जो भी सिचुएशन है वो चेंज भी हो सकता है। तो ये हमारा इलास्टिक फैटिग हो गया है, ठीक है। तो ये जो जितनी भी टर्म्स हमने कराई थी, ये सारी की सारी टर्म्स जो है अब यहाँ पर कंप्लीट होती है। और इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है कि भैया आपने क्या कहा कि ये जो सब कुछ आपको देखने को मिलता है, कब मिलता है, जब आप डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो डीफॉर्मिंग फोर्स आप कैसे अप्लाई करते हैं, किस तरह से अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्ट्रेस, ठीक है। तो जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये ले लो क्या, कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है।
सपोज किया कि आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हमने देखा था, एग्जांपल लिया था सबसे पहले किसका, स्प्रिंग का। हमने स्प्रिंग के ऊपर फोर्स अप्लाई किया एक डायरेक्शन से, तो क्या होता है कि वो अपनी लेंथ को क्या करता है, कम करता है, मतलब उसकी लेंथ कम हो जाती है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जैसे ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं तो वो अपने ओरिजिनल सिचुएशन में वापस आने की कंप्लीट ट्राई करता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर, उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, एक छोटा मोटा कंफ्यूजन, मतलब एक द्वंद सा, एक कश्मकश सी चलती रहती है कि भैया ये जो फोर्स लग रहा है ना, इस फोर्स को मुझे हटाना है किसी तरह, मतलब मेरे ऊपर फोर्स लग रहा है, कैसे लग रहा है भैया मेरे ऊपर फोर्स, मुझे तो इसको हटाना है। तो यानी कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में, उनके अंदर क्या होता है कि एक यहाँ पर फोर्स जो है वो फिर अपने आप जनरेट होना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है, जैसे कि हम न्यूटन्स लॉ में भी पढ़ते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ। तो आपने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया तो अंदर से भी तो रिएक्शन फोर्स लगेगा। तो वो जो रिएक्शन फोर्स क्या करता है, अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में आने के लिए कंप्लीट ट्राई करता है ना। तो जब वो कंप्लीट ट्राई करता है ओरिजिनल सिचुएशन में आने के लिए, तो उस फोर्स को हम यहाँ पर बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ओके, रीस्टोरिंग फोर्स यानी कि अपनी जो भी पोजीशन है उसको रीस्टोर करना चाहता है, या फिर हम उसे बोल सकते हैं रेस्टिट्यूशन फोर्स। रेस्टिट्यूशन फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स, दैट मीन्स आप अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में आने के लिए कंप्लीट ट्राई करते हैं। तो ये आपका फोर्स होता है, जब भी आप पर कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है उसके अगेंस्ट आप ये वाला फोर्स अप्लाई करते हैं। तो अब यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दूं कि ये मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब जब हम इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लाइक ये हमने यहाँ पर इस तरीके से फोर्स अप्लाई किया, तो ये जो भी यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो क्या करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, और जो भी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, अगर हमने ये देखा कि ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, तो हम ये सपोज कर सकते हैं कि ये जो छोटा सा पोर्शन है इसका, ये क्या है, यूनिट एरिया है। यूनिट एरिया दैट मीन्स इस पोर्शन का जो एरिया है वो कितना है, हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। तो यूनिट एरिया पर जो भी इंटरनल रेस्टिट्यूशन फोर्स लगता है, जो भी इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, दिस फोर्स इज नॉन एज स्ट्रेस। हम इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। यानी कि जैसे मान लो आप लोगों के ना एग्जाम्स आने वाले हैं और आप लोगों का सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, तो आप पर क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई किया जा रहा है ना। मतलब एग्जाम की टेंशन है, सिलेबस की टेंशन है, तो ये सब क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो जब आपके माइंड पर इतना सब कुछ आ जाता है तो आप क्या करोगे, या तो पढ़ोगे, है ना, मतलब टेंशन में आ जाओगे कि मैडम सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, हमें ये करना है या वो करना है। तो वो आपके अंदर क्या आ जाता है, एक स्ट्रेस आ जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या आ जाता है, मतलब आप उस चीज के लिए जो भी आप पर जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, आप उससे बचने की कोशिश कर रहे हो ना। तो ये जो आपके अंदर का फोर्स है, दैट इज द रीस्टोरिंग फोर्स, और वी कैन से दैट दिस इज द रेस्टिट्यूशन फोर्स। सो जो भी हमारे पास रेस्टिट्यूशन फोर्स है वो हमारे पास अंदर से आ रहा है। क्लियर, अंदर से आ रहा है। सो दिस इज नोन एज स्ट्रेस। तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसे बोलेंगे इंटरनल रेस्टिट्यूशन और रीस्टोरिंग फोर्स। और जब भी ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो ये कहाँ पे वर्क करता है, पर यूनिट एरिया। ठीक है, पर यूनिट एरिया। तो जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने ये लिया कि ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है और इसका इतना जो पार्ट है ये हमारे पास क्या है, यूनिट एरिया का है। तो इसमें जो फोर्स वर्क कर रहा है दैट इज द रेस्टिट्यूशन फोर्स, और इसे हम बोलेंगे स्ट्रेस। अब बच्चों अगर हम इसे इस एग्जांपल से समझें तो यानी कि आप देखो यहाँ पर जो ये फोर्स था F1, ये तो डिफॉर्मिंग फोर्स था, और ये जो फोर्स है ये क्या है, आपके पास F2 है, ये इसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है। तो F2 जो है हमारे पास रेस्टिट्यूशन फोर्स है। क्लियर। लेकिन अगर हम इसे क्वांटिटेटिवली देखें, यानी कि सिर्फ इसकी क्वांटिटी देखें, डायरेक्शन की अगर हम बात ना करें, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि F1 और F2 जो है आपके पास क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। जितना फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा उतना ही फोर्स यहाँ से ऊपर अप्लाई होगा। सो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर F1 और F2 जो है वो कैसे हैं, इक्वल फोर्स है। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है बट यहाँ पर इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो सेम है। सो क्वांटिटेटिवली हम इसको यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, बताइए, कि दिस इज इक्वल टू, क्वांटिटेटिवली इट इज द deforming force
पर यूनिट एरिया, यानी कि जो भी आपका डिफॉर्मिंग फोर्स होगा वो भी क्या होता है, स्ट्रेस हो जाता है। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि आपका पर यूनिट एरिया पे ये काम करना चाहिए, ठीक है। जब हम इसको यहाँ पर यूज करते हैं तो बच्चों आप ये जो स्ट्रेस है उसको कैसे डिफाइन करेंगे? स्ट्रेस, दिस इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। दिस इज द F अपॉन A, ये स्ट्रेस हो गया। अब बच्चों अगर आप स्ट्रेस को यहाँ पर देखते हो तो इसकी यूनिट बता सकते हो, क्या होगी? SI सिस्टम में बताइए पहले तो। फोर्स दैट मीन्स न्यूटन, और एरिया है तो मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर, तो माइनस पावर हो जाती है, ठीक है। और सीजीएस में आप लोगे तो ये क्या हो जाएगा? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब डायमेंशन भी देख लेते हैं इसकी। डायमेंशन बताइए, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? M1 L1 T-2, और एरिया की L2, तो इसकी आपको क्या मिलेगी? M1 L, ये -2 पर हो जाएगा तो -1 और T-2, ये आपके पास डायमेंशन हो जाती है किसकी? स्ट्रेस की। क्लियर बच्चों? अब आपको कुछ दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? जरूर सोच रहे होगे कि मैम ये तो फोर्स अपॉन एरिया तो प्रेशर होता है ना, होता है ना, तो हम यहाँ पर ऐसे प्रेशर क्यों नहीं बोलते, हम इसे स्ट्रेस क्यों बोलते हैं? तो कॉन्सेप्ट ये बच्चा, जो हमारे पास प्रेशर होता है, प्रेशर में क्या करते हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम स्ट्रेस में ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को कंप्रेस भी कर सकते हैं, मतलब फोर्स जो है वो इनवर्ड भी लगा सकते हैं, आउटवर्ड भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास, हम इस क्वांटिटी को क्या कहते हैं? यहाँ पे स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट आपके पास हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं स्ट्रेस के टाइप्स। तो टाइप्स कौन कौन से हैं हमारे पास? फर्स्ट टाइप है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब ये हो जाता है, क्या हो जाता है? मतलब जो लेंथ के अकॉर्डिंग लगता है ना, लेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। बेसिकली ये हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस होता है, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है उसके परपेंडिकुलर जो है ये वर्क करता है, ठीक है। सेकंड हमारे पास होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में हमारे पास क्या होता है कि वॉल्यूम में चेंज आ जाता है, ठीक है। एंड थर्ड जो कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास टेंजेंशियली स्ट्रेस का होता है, टेंजेंशियली स्ट्रेस। तो आप यहाँ पर इनके टाइप्स को नोट कर लीजिए, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इनको थोड़ा सा डीपली, ठीक है। तो आप एक बार इसे नोट कर लीजिए। सो गाइज, हमने क्या देखा अभी कि हमारे पास जो स्ट्रेस होता है दैट इज द इंटरनल रेस्टिट्यूशन फोर्स पर यूनिट एरिया। इसके कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं, क्लियर। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है, और एक हमारे पास होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। जैसे कि मैंने अभी भी आपको बताया भी था कि जो भी हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस भी कहते हैं। तो बच्चा कॉन्सेप्ट ये है हमारे पास क्या, कि अगर आप किसी भी बॉडी में, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो भी आप फोर्स लगा रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर अप्लाई करते हैं, है ना, नॉर्मल में परपेंडिकुलर आप अप्लाई करते हैं, तो आप उसको क्या कहते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। अब यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल का क्या केस है कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर फोर्स जो है ना वो अप्लाई करते हैं ना, तो क्या होता है? उसकी लेंथ में चेंज आता है। और वो लेंथ में चेंज कैसे आता है? आप देखिए कि जैसे कि अब आपसे ये कहा है कि मान लीजिए कि ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपने यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया, परपेंडिकुलर आप अप्लाई कर रहे हो इस ऑब्जेक्ट के, ठीक है। तो क्या होगा जब आप, इसका मतलब ये हुआ कि इस फोर्स के थ्रू आप पुल कर रहे हो, है ना, यानी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं। तो पुल करने से क्या होगा? इसकी लेंथ में चेंज आ सकता है, इसकी लेंथ क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। भाई अभी यहाँ पे है, आपने फोर्स अप्लाई किया, तो हम सपोज करते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो यहाँ तक आ जाती है, दैट मीन्स वो यहाँ पे क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाती है। तो अगर आपकी ये जो लेंथ है L, यहाँ पे आप लें, तो ये जो इंक्रीमेंट होता है ये हमारे पास क्या होता है? डेल्टा L होता है। तो इस टाइप का अगर आपको चेंज देखने को मिलता है तो इसे आप कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, यानी कि जो भी फोर्स यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे पर यूनिट एरिया, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब जरूरी नहीं है कि ये जो लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है ये इंक्रीजमेंट ही होता रहे, लेंथ आपकी डिक्रीज भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? कि अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट इस टाइप का है, ठीक है, अब आप यहाँ पे फोर्स जो अप्लाई कर रहे हो
वो इस तरीके से अप्लाई कर रहे हो। ओके, यानी कि आप इसको कंप्रेस कर रहे हो। पहले हम क्या कर रहे थे, खींच रहे थे, है ना, उसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको कंप्रेस कर रहे हैं। तो कंप्रेस करेंगे तो इसकी जो भी हमारे पास लेंथ है, हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं इसकी लेंथ यहाँ पे है। ओके, और ये क्या करती है, मतलब ये कंप्रेस हो जाती है। कंप्रेस हो जाती है तो हम सपोज करते हैं यहां तक हो जाती है। ठीक है, अगर आप इसको L1 ले लेते हैं तो हम इसको यहाँ पर ये जो लेंथ हमें मिलती है, हम इसको ले लेते हैं L2। तो ये क्या हो रहा है, लेंथ में क्या हो रही है, कमी हो रही है। L1 जो है ये हमारे पास L2 से क्या है, ज्यादा। लेकिन अगर आप इसको देखें तो आपके पास L2 क्या है, ये वाली है। दैट मीन्स हियर L2 इज ग्रेटर देन L1। तो जब आपके पास लेंथ में चेंज होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं। तो अभी अभी हमने देखा कि आपकी लेंथ इंक्रीज भी हो सकती है। तो इस कॉन्सेप्ट के बेस पर हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर आपका इस टाइप का स्ट्रेस लग रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है बेटा, क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। तो ये एक इसका टाइप हो गया, टेंसाइल स्ट्रेस। यानी कि अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं पर यूनिट एरिया तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है ऑब्जेक्ट की, तो आप बोलेंगे टेंसाइल। एंड इफ लेंथ जो है डिक्रीज हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे कंप्रेशन स्ट्रेस। तो आपके पास जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है वो भी आपके पास 2 टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन क्या हो जाती है, तो आप लिखिए, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन लेंथ। अब ये जो लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है, ये देखो फोर्स इस डायरेक्शन में है ना, और इसी डायरेक्शन में आपका लेंथ में इंक्रीमेंट भी हो रहा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, देन the stress is tensile stress। ओके, टेंसाइल मतलब आपको इसको लंबा करना है। ठीक है, और अब आप यहां पर लिखेंगे क्या, इफ देयर इज a decrease in the length, और डिक्रीज जो हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स आप कहां अप्लाई कर रहे हो, इस डायरेक्शन में, और जो डिक्रीज हो रही है लेंथ आपकी वो भी यहां पे हो रही है। तो इसका मीनिंग ये हुआ, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन स्ट्रेस इज कॉल्ड कंप्रेशन स्ट्रेस। हम इसको क्या बोलेंगे, कंप्रेशन स्ट्रेस बोलेंगे। तो बच्चा ये तो हो गया हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में क्या होता है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, और डिफॉर्मिंग फोर्स भी आप कैसे अप्लाई करें, उसमें आपको पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाना। इसका मीनिंग ये हुआ कि सपोज कीजिए कि ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हम इसकी ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस तरीके से। तो जब हम फोर्स जो है इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में अप्लाई करते हैं, मतलब कि जितने भी ऑब्जेक्ट के प्लेन है उसमें हम हर डायरेक्शन में इक्वल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज आता है। ठीक है, और वॉल्यूम में चेंज आता है तब आप इस फोर्स को क्या कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लिखेंगे, इफ देयर इज change in volume, if there is change in volume of an object after applying force, then the deforming force per unit area, deforming force per unit area is known as volumetric
स्ट्रेस हेयर, तब हम इसको बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है, और अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास थर्ड कॉन्सेप्ट, टेंजेंशियल स्ट्रेस। बच्चों आप इसे टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं या फिर हम इसे बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेस। काफी इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास, और इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे कि इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, और वो फोर्स भी हम कैसे अप्लाई करते हैं कि उसका जो बेस है, ओके, जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है उसका बेस कैसा होना चाहिए, यहाँ पे रिजिड होना चाहिए। अब देखो कैसे, ये आपके पास सपोज कीजिए कि ये एक क्यूबिकल शेप में हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या सपोज कर रहे हैं कि इसका जो बेस है हमारे पास, यानी कि ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये इसका क्या है, मेरे पास बेस है, और ये रिजिड है। तो मैं यहाँ पे इसको ना शेडेड करके दिखा रही हूँ, ठीक है, ताकि आप समझ सके कि ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास रिजिड है, यानी कि इसको तो भैया आप बिल्कुल भी नहीं हिला सकते। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और फोर्स भी आप कैसे अप्लाई करेंगे, टेंजेंशियली। टेंजेंशियली यानी कि जो भी इसका जो टॉप फेस है, आप उसके टेंजेंशियली आप इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। लाइक आपने देखा कि आप फोर्स इस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये जो भी आपके पास सरफेस है आप यहाँ पर फोर्स इस तरह से अप्लाई कर रहे हैं। तो ये तो आपके पास इस तरह का कॉन्सेप्ट हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास रखा है, यहाँ से तो फिक्स है, और ऊपर से आप खींच रहे हो, तो अगर वो ऐसे स्ट्रेट है तो आप उसे ऐसे खींचते जाओगे तो वो कैसा हो जाएगा, ऐसा टिल्ट कर जाएगा, है ना, बस नीचे से फिक्स रहेगा। यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट ऐसे है वो बस इस तरीके से टिल्ट कर जाएगा, क्योंकि आप यहाँ खींच रहे हो। तब उसकी जो शेप है उसमें कैसे चेंज आएगा, यानी कि उसके जो सरफेसेस हैं, जो उसके फेसेस हैं, उनकी पोजीशन भी यहाँ पे चेंज हो जाती है। कैसे होगी देखो, जब यहाँ पर ये शिफ्ट होगा, दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट है ये आपका इधर, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है आपका इधर, यानी कि ये इधर हो गया है और ये वाला पार्ट इधर। ऐसे ही ये तो फिक्स है, तो इसका मीनिंग यहाँ से यहाँ हम इसको मिला लेते हैं, ये लीजिए, और ऐसे ही इस पॉइंट को आप इससे देखेंगे, यानी कि ये वाला जो फेज था आपका, अगर आप इसको नेम दे ए बी सी डी, तो ए बी सी डी जो है वो डिस्प्लेस हो गया है, जिसमें ए बी पोर्शन तो आपका वहीं पे रहा है, और सी की जगह क्या हो गया है, सी डैश, और ये वाला जो डी है इसकी जगह पे क्या आ गया है, डी डैश। तो समझ में आया कॉन्सेप्ट। ये लीजिए, अब मैं इसको डॉटेड करके दिखा देती हूँ। अगर आप पेंसिल से बनाएंगे तो आप डॉटेड करेंगे, और अगर आप पेन यूज कर रहे हैं तो आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पे डिफरेंट कलर का पेन यूज कीजिएगा ताकि ये आपको अच्छे से दिखे। ऐसे ही अगर हम इस वाले फेस के लिए लें तो ये यहाँ पे इस तरीके से शिफ्ट होगा, और इसमें ये यहाँ पे एंड दिस ये ऐसे। तो यहाँ पे अब आप देखो, जो भी आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट था पहले कैसा था, एक बहुत प्यारी सी एकदम स्ट्रेट क्यूबिकल शेप में था, लेकिन अब यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, ये थोड़ा टिल्ट हो चुका है। तो जैसे हमने यहाँ पर ABCD नेम दिया था, अगर मैं इसको P Q और इस पॉइंट को R और S दूं, तो यहाँ पे तो आपके पास AB फिक्स था, और इस टाइम पे ये क्या है, PQ, ये तो है आपके पास फिक्स, और जो पोजीशन है R की यहाँ पे आ जाती है R डैश, एस की यहाँ पे आ जाती है, ये क्या हो जाता है यहाँ पे फिर एस डैश, यानी कि शेप में चेंज आ चुका है, ठीक है, लेकिन आपका जो बेस है वो यहाँ पे कैसा है, कांस्टेंट है। तो इस टाइप के स्ट्रेस को आप क्या कहते हैं, टेंजेंशियली या फिर शियरिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे, इफ ए डिफॉर्मिंग फोर्स changes the shape of an object while the base of object is kept fixed। आपने जो ऑब्जेक्ट का जो बेस है ना वो कैसा रखा है, यहाँ पे फिक्स रखा है, ठीक है, kept fixed, then deforming force पर यूनिट एरिया, ओके, जो भी यहाँ पे आपके पास फोर्स लगता है, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, अगर आप क्वांटिटेटिवली बात करते हो तो ये आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पर शियरिंग स्ट्रेस कहलाएगा, ओके, इज नॉन एज शियरिंग स्ट्रेस। तो
तो बच्चा कॉन्सेप्ट में तो यही है कि ये जो भी हमारे पास स्ट्रेस होते हैं बेसिकली इंटरनल रेस्टिट्यूशन फोर्स की वजह से होते हैं जो पर यूनिट एरिया वर्क करते हैं। लेकिन जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो हम इनको डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया के कॉन्सेप्ट में कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रेस का कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो वीडियो है आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्ट्रेन कराऊंगी और स्ट्रेस और स्ट्रेन पर बेस्ड एक बहुत ही प्यारा सा लॉ है हुक्स लॉ, वो भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।